सब्सक्राइब कीजिए राजधानी एजुकेशनल ग्रुप पचकोड़िया यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए और डाउनलोड कीजिए हमारा मोबाइल ऐप भी। जय हिंद, जय राजधानी। कैसे हैं आप सभी? मैं हेमंत कुमार सिंह, आप सभी का बायोलॉजी मेंटर, एक बार फिर से हमारे राजधानी परिवार के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट अ न्यू चैप्टर, न्यू यूनिट ऑफ द एनसीईआरटी। और ये क्या है? हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में। ठीक है, मानव कार्यकी में कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं, उससे रिलेटेड जो भी बातें हैं उसको सिक्वेंसली क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। बट इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर, इस लेक्चर में हम क्या स्टडी करने वाले हैं? मैं आपको ह्यूमन बीइंग्स से रिलेटेड कुछ एक स्पेशल कैरेक्टर बताऊंगा, उसके बॉडी पार्ट्स को किस तरह से हम स्टडी करते हैं, कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, साथ साथ ये ह्यूमन फिजियोलॉजी का पर्टिकुलर मीनिंग क्या होता है, ये साइंस का कौन सा ब्रांच है और इसमें जो है पर्टिकुलर किस टॉपिक का जो है स्टडी किया जाता है, किस पर्टिकुलर फंक्शन को हम स्टडी करते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी में। आज हम इन सभी बातों को वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इसमें ह्यूमन फिजियोलॉजी में अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जो चैप्टर्स आते हैं इनको भी हम देखेंगे कि जो भी चैप्टर्स हैं उसको हमें बेसिकली किस तरह से सीक्वेंस में स्टडी करना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा वेरी फर्स्ट जो चैप्टर है इसमें वो होता है डाइजेशन। लेकिन डाइजेशन को पढ़ने से पहले मैं ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में कुछ एक बेसिक बातें आपको बता रहा हूं। और ये क्या है? देखिए, मैं यहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल बताने जा रहा हूं कि ह्यूमन फिजियोलॉजी जो है वो बेसिकली है क्या। देखिए, ह्यूमन फिजियोलॉजी एक ऐसा साइंस का ब्रांच है, मानव कार्यकी विज्ञान की वह शाखा है। इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच जनरली डील्स विद द डिफरेंट टाइप ऑफ बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। इट मींस विच जनरली डील्स विद द फिजिकल एज वेल एज द केमिकल, मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल फंक्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। और इन सभी पर्टिकुलर प्रोसेसेस को जो है कोरिलेट करने का, उसको स्टडी करने का जो ब्रांच होता है, उसको इंटररिलेट करने का उनके सभी फंक्शंस के साथ, वो क्या है? वो ह्यूमन फिजियोलॉजी होता है। ठीक है, तो इसी ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में हम क्या करने वाले हैं? स्टडी करने वाले हैं। देखिए, मैंने आपको क्या बताया कि ये क्या है? ह्यूमन फिजियोलॉजी जो है वो बेसिकली ब्रांच ऑफ साइंस है। क्या है ये? मैंने कहा इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। और ये साइंस का कौन सा ब्रांच है हम ये भी स्टडी करेंगे। मैंने कहा इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। और ये डील किससे करता है? जनरली ये जो है किससे रिलेटेड होता है? तो इट जनरली डील्स विथ। ठीक है, और ये डील्स किससे करता है? मैंने कहा ह्यूमन बॉडी के जो भी पर्टिकुलर फंक्शंस होते हैं, जो भी बायोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं, उसको इंटररिलेट करने का वर्क करता है। और ये जो बायोलॉजिकल फंक्शंस हैं जो कि हम यहाँ पे ह्यूमन फिजियोलॉजी में स्टडी करते हैं, ये कौन कौन सा होता है? मैंने कहा इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच जनरली डील्स विच पर्टिकुलर टाइप ऑफ फंक्शन। मैंने कहा यहां पर हम बात करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल। मैंने कहा हम बात करेंगे यहां पे फिजिकल फंक्शन की। ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम किस तरह के फंक्शन को स्टडी करते हैं? मैंने कहा फिजिकल के साथ साथ यहाँ पर ह्यूमन बॉडी के लिए जो मैकेनिकल फंक्शन होता है। ठीक है, यहाँ पे मैकेनिकल फंक्शन को भी क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। मैकेनिकल के साथ साथ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर जो फंक्शन होता है जिसे ह्यूमन फिजियोलॉजी जो है लीड करता है और डील करता है, वो क्या होता है? मैंने कहा ये होता है बायोकेमिकल फंक्शन। क्या होता है? मैंने कहा इट इज अ बायोकेमिकल फंक्शन, मतलब जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में और कार्य के बारे में लीड करता है। मैंने कहा ये क्या है? बायोकेमिकल फंक्शन। देखिए, मैंने आपको क्या समझाया, मैं आपको वन मोर टाइम रिपीट कर दूं। ये सारे जो फंक्शन हैं जिसे हम कह रहे हैं यहाँ पे फिजिकल फंक्शन, मैकेनिकल फंक्शन और क्या है? बायोकेमिकल फंक्शन। ये तीनों ही टाइप्स के जो फंक्शन होते हैं, कार्य होते हैं, वो स्पेशली हम किसके रेस्पेक्ट में बात करें? यहां पर हम ह्यूमन के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। यहां पे ह्यूमन के बॉडी में होने वाले जो भी यहां पे फिजिकल फंक्शन हो या फिर मैकेनिकल फंक्शन हो या फिर जैव रासायनिक प्रकार के कार्य हो, बायोकेमिकल फंक्शन होते हैं। तो इन सभी कार्यों से जो रिलेटेड जो साइंस का ब्रांच होता है जिसमें इन सभी के बारे में अध्ययन किया जाता है, स्टडी किया जाता है, वो ब्रांच कौन
सा है? मैंने कहा ये ह्यूमन फिजियोलॉजी होता है, ठीक है। अब देखेंगे कि इस पर्टिकुलर ह्यूमन फिजियोलॉजी जो है उसके फादर कौन है, मॉडर्न ह्यूमन फिजियोलॉजी के फादर क्या हैं, ये कुछ एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो मैंने आपको पहले बताया कि ये ब्रांच ऑफ साइंस किसके साथ, किस पर्टिकुलर जो है एस्पेक्ट्स के साथ जो है लीड करता है, डील करता है, और उसके बाद मैं अब आपको बताने वाला हूं यहां पे फादर ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी, ठीक है। देखिए यहां पे मैं लिखने वाला हूं कि फादर ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी कौन है। मैंने कहा अगर हम इसके ह्यूमन फिजियोलॉजी के फादर की बात करें, फादर ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी, मैंने यहां पे ह्यूमन फिजियोलॉजी को HP से रिप्रेजेंट किया है। H मतलब ह्यूमन और P मींस फिजियोलॉजी। मानव कार्यकी के यहां पे जनक की बात करते हैं तो वो बेसिकली कौन से साइंटिस्ट को माना जाता है। मैंने कहा एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था विलियम हार्वे। क्या नाम था उनका? विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने सर्कुलेटरी सिस्टम की जनरली खोज की थी और विलियम हार्वे को क्या कहते हैं? मैंने कहा फादर ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी कहते हैं। लेकिन यहां पर फादर ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी जो है विलियम हार्वे को कह दिया, जिन्होंने सर्कुलेशन में अलग अलग तरह के प्रोसीजर के बारे में बताया था। लेकिन यहां पे अब हम बात करेंगे कि मॉडर्न फिजियोलॉजी जो है उसके जो है फादर कौन है। तो मैं आपको बता दूं, यहां तो हमने फादर ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात की, अब हम बात करते हैं फादर ऑफ मॉडर्न ह्यूमन फिजियोलॉजी। मॉडर्न मतलब आधुनिक जो मानव कार्यकी है उसके जनक जो हैं किन्हें माना जाता है, मैं आपको ये बताने वाला हूं। तो फादर ऑफ मॉडर्न ह्यूमन फिजियोलॉजी, यहां पर देखिए मॉडर्न ह्यूमन फिजियोलॉजी को मैंने यहां पे HB से रिप्रेजेंट कर दिया है। और इसके फादर कौन है? तो यहां पे एक साइंटिस्ट के बारे में हमें स्टडी करना होता है और उनका नाम क्या था? मैंने कहा उनका नाम था क्लाउड बर्नार्ड। क्या नाम था उनका? नाम था क्लाउड बर्नार्ड, ठीक है। अब देखिए ये क्लाउड बर्नार्ड वो साइंटिस्ट थे जिन्हें कंसीडर किया जाता है मॉडर्न फिजियोलॉजी के जो हैं फादर। लेकिन यहां पे बेसिकली फादर ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी कौन है? मैंने कहा ये हैं विलियम हार्वे। तो यहां पे 2 स्पेसिफिक साइंटिस्ट के बारे में मैंने आपको बताया। साथ साथ हमने ये देखा कि ह्यूमन फिजियोलॉजी जो है वो साइंस का अगर ब्रांच है तो वो किस तरह के एस्पेक्ट्स के साथ, किस तरह के कार्यों के साथ, मानव के शरीर से संबंधित जो भी बायोलॉजिकल फंक्शन होते हैं वो उसके साथ क्या करता है? कोरिलेट करता है। और उसके स्टडी करने के प्रोसीजर को जिस पर्टिकुलर साइंस के ब्रांच में स्टडी करते हैं उसे क्या कहते हैं? ह्यूमन फिजियोलॉजी कहते हैं। अब यहाँ पे इन सभी बेसिक कंसेप्ट के साथ हम स्पेशली ह्यूमन की बात करने वाले हैं कि ह्यूमन की अगर बात करें तो ह्यूमन के बॉडी को कितने पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं, पहले हम ये स्टडी कर लें। देखिए यहां पर ह्यूमन के बॉडी को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है मैं आपको ये बताने वाला हूं। तो देखिए यहां पे हम बात करें कि अगर हम यहां पे ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं, किसकी बात करने वाले हैं? ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं और इसके बॉडी के पार्ट्स के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो जनरली यहां पर ह्यूमन के बॉडी को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो इसका फर्स्ट पार्ट जो होता है ये होता है इसका हेड वाला पार्ट, ठीक है, इसका सिर वाला भाग होता है। यहां पे जो नेक्स्ट पार्ट होता है वो होता है नेक वाला पार्ट, ग्रीवा वाला भाग। और जो थर्ड पार्ट होता है स्टूडेंट बेसिकली वो कौन सा है? मैंने कहा यहां पे थर्ड पार्ट जो होता है ये होता है ट्रंक वाला पार्ट। क्या होता है? ट्रंक वाला पार्ट होता है, जिसे क्या कहते हैं हिंदी में? इसे कहते हैं धड़ वाला भाग होता है, ठीक है। तो मैंने यहां पे सिंपली ये बोला है कि ह्यूमन बीइंग के बॉडी की बात करें, इसके बॉडी पार्ट्स की बात करें तो कितने पार्ट्स के बारे में मैंने डिस्कस किया? मैंने कहा यहां पर मैंने 3 पार्ट्स के बारे में डिस्कस किया है। वो कौन कौन से हैं? देखिए मैंने कहा हेड वाला पार्ट है, नेक वाला पार्ट है और यहां पे ट्रंक वाला पार्ट है। लेकिन कंसेप्ट यहां पर ये है कि अगर हम स्पेशली ट्रंक वाले पार्ट की बात करते हैं, मतलब धड़ वाले भाग की बात करते हैं, तो ये कहा जाएगा, आप जानते हैं मस्कुलर डायफ्राम के बारे में, जो पेशियर डायफ्राम होता है उसके लिए ये कहा जाएगा कि मस्कुलर डायफ्राम जो है इस ट्रंक वाले पार्ट को, मतलब ये जो ह्यूमन के बॉडी में जो ये थर्ड पार्ट होता है, धड़ वाला जो भाग होता है, उसको 2 पार्ट में क्या करता है? 2 सब पार्ट में डिवाइड कर देता है। देखिए मैंने आपको क्या कहा, स्पेशली अगर हम किसकी बात करने वाले हैं? मस्कुलर डायफ्राम की बात करने वाले हैं। और ये जो मस्कुलर डायफ्राम है इसके बारे में आप कहां पढ़ेंगे? आप इसे इसी पर्टिकुलर ह्यूमन फिजियोलॉजी में एक चैप्टर आता है जिसे हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। जब मैं आपको श्वसन तंत्र के बारे में बताऊंगा तो यहां पे डायफ्राम के बारे में डिस्कस करना होता है, जो कि एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन मतलब अंतः श्वसन और बहिः श्वसन के
की प्रक्रिया में क्या करता है, अपना इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, कभी ये फ्लैट हो जाएगा, समतल हो जाएगा, कभी ये डम शेप में आ जाएगा, तो हम उसके बारे में डिटेल में तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे। लेकिन यहां पर मैं आपको क्या बताने वाला हूं कि ये जो मस्क्यूलर डायफ्राम होता है, मैंने कहा हम यहाँ पे स्पेशली बात कर रहे हैं मस्कुलर डायफ्राम की। ठीक है, और ये मस्कुलर डायफ्राम क्या करेगा, मैंने कहा ये जो मस्कुलर डायफ्राम होता है ये ट्रंक वाले जो पार्ट है, जो कि क्या है, थर्ड पार्ट होता है ह्यूमन के बॉडी के पार्ट्स का, थर्ड पार्ट है ट्रंक वाला पार्ट, और इसको ये 2 सब पार्ट में, 2 उपभागों में क्या करता है, डिवाइड कर देता है। और ये सब पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, देखिए जो यहाँ पे मस्कुलर डायफ्राम के ऊपर वाला जो पार्ट होता है इसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, इसे कहते हैं थोरेसिक पार्ट। क्या कहते हैं इसे कहा जाता है थोरेसिक पार्ट कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मस्क्यूलर डायफ्राम जो होता है इसके नीचे वाले पार्ट को हम क्या बोल देते हैं, इसे कहा जाएगा एब्डोमिनल पार्ट। क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे एब्डोमिनल पार्ट या फिर एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, मैंने कहा यहाँ पे कहेंगे इसे एब्डोमिनल कैविटी, उदरीय भाग जो होता है हम इसकी बात करें। देखिए पहले मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बताया कि यहाँ पे हम अगर किसकी बात करें, यहाँ पे ह्यूमन बीइंग के बॉडी के पार्ट्स की बात करें तो 3 पार्ट्स है, उसमें भी स्पेशली मैंने यहाँ पे ट्रंक वाले पार्ट के बारे में आपको बताया कि जो मस्क्यूलर डायफ्राम होता है वो क्या करता है, ट्रंक वाले पार्ट को कितने सब पार्ट्स में डिवाइड करता है, मैंने कहा 2 सब पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, एक है वक्षीय भाग और एक क्या है, उदरीय भाग। इसे थोरेसिक पार्ट को क्या कहते हैं, थोरेसिक पार्ट को कहते हैं वक्ष वाले भाग। थोरेक्स वाले पार्ट में जो भी पर्टिकुलर यहाँ पे स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं इसे हम थोरेसिक पार्ट में स्टडी करेंगे, और एब्डोमिनल पार्ट भी होता है या एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं इसे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये सिंपली बात की। अब स्पेशली मैं आपको बताने वाला हूँ एब्डोमिनल पार्ट के बारे में। देखिए अगर यहाँ पे एब्डोमिनल पार्ट की बात करें तो अध्ययन की सुविधा के लिए, मतलब यहाँ पे जो है स्टडी को इजी बनाने के लिए इस एब्डोमिनल पार्ट को कितने जो है सब पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, हम ये देखने वाले हैं। तो ये कहा जाता है कि एब्डोमेन मतलब उदर वाले भाग को जो है 9 सेगमेंट्स में जो है 9 प्रकार के भागों में हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड करके स्टडी करते हैं, ताकि उसका जो स्टडी है वो क्या हो जाए, इजी हो जाए। और इसके जो 9 सेगमेंट होते हैं, 9 जो पार्ट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं हम इसकी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा नोट पॉइंट यहाँ पे, चूंकि हम ह्यूमन के बारे में बात कर रहे हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक जो है नोट पॉइंट क्या है, स्पेशली यहाँ पे देखिए, यहाँ पर बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल एक नोट पॉइंट के ह्यूमन के रिगार्डिंग। ये नोट पॉइंट यहाँ पे बेसिकली अगर ह्यूमन की बात करें तो उसमें शरीर का जो संगठन का स्तर होता है, मतलब यहाँ पे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। ह्यूमन में जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन है, शारीरिक संगठन का जो स्तर होता है वो किस प्रकार का होता है, तो यहाँ पे देखिए मैंने कहा यहाँ पे बेसिकली हम बात करने वाले हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की। किसकी, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें तो देखिए मैंने कहा कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन या फिर शारीरिक संगठन के स्तर की बात करते हैं तो ह्यूमन में किस प्रकार का शारीरिक संगठन का स्तर होता है, मैंने कहा इसमें होता है ऑर्गन सिस्टम। क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम होता है। बहुत सारे जो हैं ऑर्गन्स, बहुत सारे जो अंग हैं वो आपस में मिल करके अंग तंत्र का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, तो इस आधार पे ये कहा जाता है कि जो ह्यूमन है उसमें बेसिकली बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार का होता है, ऑर्गन सिस्टम टाइप का होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम कहते हैं कि ये जो है अंग तंत्र प्रकार का होता है। आप देखेंगे कि अंग तंत्र प्रकार का कैसे होता है जब हम अलग अलग प्रकार के अंगों के बारे में इंडिविजुअल 1 by 1 स्टडी करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ह्यूमन के रेस्पेक्ट में ही हम सेकेंड पॉइंट डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या था, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, अब सेकेंड पॉइंट है हमारा बॉडी प्लान। ठीक है, यहाँ पे स्पेशली हम ह्यूमन की बात करने वाले हैं। तो ह्यूमन में जो शरीर का आयोजन होता है, बॉडी प्लान होता है, इसके लिए क्या कहा जाता है, ह्यूमन में जो बॉडी प्लान होता है ये होता है ट्यूब विद इन ट्यूब। कैसा होता है, मैंने कहा इसमें पाया जाने वाला जो बॉडी प्लान है, शरीर का आयोजन होता है वो कैसा होता है, ट्यूब विद इन ट्यूब टाइप का होता है। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट पढ़ रहे हैं रिगार्डिंग विद द ह्यूमन फिजियोलॉजी और ह्यूमन बीइंग के बारे में। तो बॉडी प्लान कैसा होगा, ट्यूब विद इन ट्यूब, मतलब नलिका के अंदर नलिका प्रकार का जो है शरीर आयोजन देखा जाता है। ह्यूमन के रेस्पेक्ट में ही हमारा थर्ड नोट पॉइंट क्या है, स्पेशली अगर हम यहाँ पे ह्यूमन में सिलोम की बात करते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे इसमें पाए जाने वाले गुहा अथवा देह गुहा की बात करें तो क्या कहा जाता है स्टूडेंट, देह गुहा के बारे में हम ये कहते हैं कि इसमें किस प्रकार का जो है सिलोम प्रेजेंट होता है ह्यूमन में,
यहाँ पर एंटेरोसिलोम होता है। क्या होता है? मैंने कहा यहाँ पर एंटेरोसिलोम होता है, जो कि एक अति विकसित प्रकार की है, क्या है, देह गुहा है या फिर बॉडी कैविटी कंसीडर किया जाता है। ठीक है, देखिए मैंने आपको जो भी यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट प्रोवाइड किया है, इसको हम वन मोर टाइम रिवाइज कर लेते हैं कि मैंने आपको क्या क्या बताया। देखिए मैंने स्पेशली इस पर्टिकुलर सेगमेंट में डिस्कस किया है ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में। मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताया कि ह्यूमन फिजियोलॉजी साइंस का वो ब्रांच है जो जनरली डील किसके साथ करता है। मैंने कहा ऑल द टाइप्स ऑफ फिजिकल फंक्शन, मैकेनिकल फंक्शन एंड द बायोकेमिकल फंक्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, और इन सभी कार्यों को अध्ययन करने का जो ब्रांच होता है साइंस का, उसे हम क्या कहते हैं? ह्यूमन फिजियोलॉजी कहते हैं। अगर यहाँ पे ह्यूमन फिजियोलॉजी के फादर की बात करें, जनक किसे कहते हैं? मैंने कहा विलियम हार्वे को कहते हैं। क्यों कहते हैं? आपको सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बताऊंगा। तो सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र के बहुत सारे ऐसे प्रक्रियाएं हैं जिसकी डिस्कवरी किन्होंने की थी? मैंने कहा विलियम हार्वे ने किया था, और उनके इस योगदान के लिए, इंपोर्टेंट रोल के लिए उन्हें ह्यूमन फिजियोलॉजी का फादर माना जाता है। अब देखिए फादर ऑफ मॉडर्न ह्यूमन फिजियोलॉजी कौन है? मैंने कहा क्लाउड बर्नार्ड। कौन है? क्लाउड बर्नार्ड को कहा जाता है। उसके बाद मैंने आपको स्पेशली ह्यूमन बींग्स या में जो बॉडी पार्ट्स की बात करें, उसके शरीर के भाग की बात करते हैं तो कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। हेड वाला पार्ट होता है, नेक वाला पार्ट होता है, इसके साथ साथ ट्रंक वाला पार्ट होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये जो ट्रंक वाला पार्ट होता है, उसे ये जो पेशीय प्रकार का डायफ्राम है, मस्कुलर डायफ्राम होता है, इस ट्रंक वाले पार्ट को 2 सब पार्ट में क्या करता है? 2 प्रकार के उपभागों में विभाजित करता है, डिवाइड करता है। ये कौन कौन से होते हैं? मैंने कहा ये होते हैं थोरेसिक पार्ट। एक क्या होता है? मैंने कहा एक होता है एब्डोमिनल पार्ट। ठीक है, अब यहाँ पे स्पेशल एक नोट पॉइंट मैंने आपको बताया जो कि ह्यूमन के रिगार्डिंग था। यहां पर ह्यूमन में पाए जाने वाले बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको बताया। ये क्या था? मैंने कहा अंग तंत्र प्रकार का जो है शारीरिक संगठन का स्तर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, ऑर्गन सिस्टम टाइप का। इसके साथ साथ यहां पे बॉडी प्लान, शरीर का आयोजन ट्यूब विद इन ट्यूब प्रकार का होता है। लेकिन यहां पर हम ये भी कहते हैं कि सिलोम, अगर इसमें पाए जाने वाले सिलोम की बात करते हैं, देहगुहा की बात करते हैं, तो मोस्ट डेवलप्ड टाइप का जो है अति विकसित प्रकार का देहगुहा एंटेरोसिलोम जो है ह्यूमन में क्या होगा? प्रेजेंट होगा। अब हम यहां पे क्या स्टडी करने वाले हैं? ये जो स्पेशली आप एब्डोमिनल कैविटी वाला पार्ट देख रहे हैं, जो कि ट्रंक वाले पार्ट को ही मस्कुलर डायफ्राम डिवाइड करता है, तो अगर इस एब्डोमिनल कैविटी वाले पार्ट की बात करें तो यहां पर इसको 6 रीजन में, 6 प्रकार के सेगमेंट्स में डिवाइड करके हम क्या करने वाले हैं? स्टडी करने वाले हैं। इसको एक डायग्राम के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे, जो कि ह्यूमन का डाइजेस्टिव जो सिस्टम होता है उसके एक टिपिकल डायग्राम, एक लाइन डायग्राम में हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये 9 सेगमेंट्स जो हैं एब्डोमिनल कैविटी के कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताने वाला हूं कि वो 9 सेगमेंट के बारे में, कि वो 9 सेगमेंट कौन कौन से होते हैं। देखिए यहाँ पर एटिपिकल लाइन डायग्राम हम देखते हैं और उसके हेल्प से ये समझने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से 9 एब्डोमिनल पार्ट होते हैं। देखिए यहाँ पर बेसिकली अगर हम यहाँ पे ह्यूमन के एटिपिकल डायग्राम की बात करें तो हम कुछ ऐसा कह सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे जो है एक स्केलेटल डायग्राम प्रोवाइड करने वाला हूँ, और इस डायग्राम में हम क्या बात करेंगे? हम यहाँ पे स्पेशली इसके दूसरे ऑर्गन्स या फिर सब पार्ट्स के बारे में बात नहीं करेंगे। यहाँ पे हम 2 कैविटी के बारे में बात करेंगे, और वो 2 कैविटी जो होते हैं वो क्या क्या हैं? मैंने कहा स्पेशली मैंने आपको अभी बताया कि ये है एक थोरेसिक कैविटी और एक क्या है? एब्डोमिनल कैविटी। सपोज ये जो है ह्यूमन का एक लाइन डायग्राम है, और इस लाइन डायग्राम में मैंने कहा समवेयर अराउंड यहाँ पर क्या है? बिल्कुल सपोज यहाँ पे लंग्स है, और अगर ये लंग्स यहाँ पे प्रेजेंट है तो आप जानते हैं उसी के वेंट्रल सरफेस पे, अधर सतह पे क्या प्रेजेंट है? मैंने कहा ये जो मस्क्यूलर डायफ्राम होता है, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया है? बना दिया है। आपको ये पता है कि इसके बॉडी का जो पार्ट्स की बात करते हैं तो आपको यहाँ दिख रहा है ये हेड वाला पार्ट हो गया, इतना पर्टिकुलर पार्ट क्या हो गया? नेक वाला पार्ट हो गया। उसके बाद जो भी पार्ट है वो ट्रंक वाला पार्ट है। लेकिन यहाँ पे सपोज ये वाला पार्ट अगर ट्रंक वाला पार्ट होता है तो ये यहाँ पर क्या होता है? मैंने कहा ये जो मैंने बनाया है यहाँ पर ये क्या है? मैंने सपोज ये बनाया है मस्क्यूलर डायफ्राम। क्या बनाया है? मैंने यहाँ पर मस्क्यूलर डायफ्राम बनाया, और ये जो मस्क्यूलर डायफ्राम होता है वो क्या करने वाला है? मैंने कहा ये ट्रंक वाले पार्ट को जो है 2 पार्ट में डिवाइड करता है। तो देखिए इसके ऊपर वाले पार्ट को हम क्या बोल देंगे? इसके ऊपर वाले पार्ट को, मतलब इस पर्टिकुलर पार्ट को क्या बोलेंगे? यहाँ पे इसको बोलेंगे थोरेसिक कैविटी, और क्या बोलेंगे इसे? इसे कहा जाएगा
थोरेसिक कैविटी, वक्षीय गुहा कहते हैं, ठीक है। अब देखिए थोरेसिक कैविटी के साथ साथ यहां पर ये वाला जो पार्ट होगा इसे क्या कहेंगे, मैंने कहा ये जो पार्ट होता है इसे एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं। लेकिन इस एब्डोमिनल कैविटी को भी हमें पर्टिकुलर कितने जो है सेगमेंट्स में डिवाइड करके स्टडी करना है, मैं आपको ये बताने वाला हूं। देखिए इसको हम 9 सेगमेंट में डिवाइड करते हैं। कितने सेगमेंट में? मैंने कहा इसको हम 9 सेगमेंट में डिवाइड करते हैं। देखिए ये कौन कौन से होते हैं। सपोज इसके 9 सेगमेंट में मैंने कहा ये मिडिल वाला जो सेगमेंट होता है इसे क्या कहते हैं? बेसिकली इसे कहा जाता है स्टूडेंट, क्या इसे कहते हैं यहाँ पे गैस्ट्रम पार्ट। क्या कहते हैं? ये वाला जो पार्ट होता है इसे क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं गैस्ट्रम पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे गैस्ट्रम पार्ट होता है। इसी गैस्ट्रम पार्ट के ऊपर वाले पार्ट को क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है एपीगैस्ट्रम पार्ट। क्या कहते हैं इसे? इसे कहेंगे एपीगैस्ट्रम पार्ट बोलेंगे। और ये जो गैस्ट्रम है वो एब्डोमेन के लिए ही यूज किया जाने वाला एक बायोलॉजिकल टर्म होता है, ठीक है। तो मैंने कहा ये गैस्ट्रम पार्ट हो गया। गैस्ट्रम पार्ट के ऊपर जो है एपीगैस्ट्रम होता है और यहाँ पे गैस्ट्रम पार्ट के नीचे वाला जो पार्ट होता है इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हाइपोगैस्ट्रम। क्या बोलेंगे इसे? हाइपोगैस्ट्रम पार्ट कहते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको स्पेशली एब्डोमिनल कैविटी में जो 3 सब पार्ट्स होते हैं उसके बारे में बताने वाला हूं। हमने यहाँ पे 3 सब पार्ट्स के बारे में देखा, लेकिन और कितने पार्ट्स बच गए हैं? मैंने कहा 9 सेगमेंट में से हमने 3 सेगमेंट के बारे में देखा। और कौन कौन से सेगमेंट बच गए हैं? तो मैंने इसको सपोज यहाँ पे क्या कर दिया है, मैंने इसको यहाँ पे इस तरह से सेगमेंट में डिवाइड कर दिया। इसमें से 3 सेगमेंट के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। और यहाँ पे और कितने सेगमेंट के बारे में देखना है? हमें यहाँ पे 6 मोर सेगमेंट के बारे में स्टडी करना है। देखिए यहाँ पर जो है बेसिकली अगर नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ें तो इस पर्टिकुलर पार्ट को क्या कहेंगे? इस पर्टिकुलर पार्ट को, एब्डोमिनल कैविटी के इस पार्ट को हम ये कहते हैं हाइपोकॉन्ड्रियल पार्ट। क्या कहते हैं इसको? इसे कहा जाएगा हाइपोकॉन्ड्रियल पार्ट। हाइपोकॉन्ड्रियल पार्ट कहते हैं। ये जो हाइपोकॉन्ड्रियल पार्ट है या फिर हाइपोकॉन्ड्रियल इसे रीजन कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन हो गया, वो वाला भाग हो गया। इसके जस्ट नीचे जो पार्ट होता है इसे क्या कहते हैं? इसे बेसिकली कहते हैं लंबर रीजन। क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं लंबर रीजन कहा जाएगा। लंबर रीजन के नीचे क्या प्रेजेंट होता है? इसके नीचे जो है इलियक रीजन प्रेजेंट होता है। क्या होता है? मैंने कहा यहां पर बेसिकली यहां पर क्या प्रेजेंट होगा? इलियक रीजन प्रेजेंट होता है। अब देखिए यहां पर मैंने 3 मोर पार्ट्स के बारे में आपको एक्सप्लेन किया है, लेकिन स्पेशल पॉइंट क्या है? देखिए यहां पर हमने कहा इस वाले पार्ट को कह दिया, क्या मैंने कहा? हाइपोकॉन्ड्रियल पार्ट कह दिया, ठीक है। यहां पर इस वाले उसके नीचे जो ये प्रेजेंट है इसे क्या कहते हैं? लंबर रीजन कहते हैं। यहां पे लंबर रीजन के नीचे क्या प्रेजेंट है? इलियक रीजन प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे अब आपको एक छोटा सा कंसेप्ट जो है अपने ब्रेन में सेट करना है कि अगर सपोज ये हमारा राइट हैंड वाला पार्ट होता है तो वो डायग्राम का कौन सा पार्ट होगा? मैंने कहा लेफ्ट पार्ट होता है। बस इतना छोटा सा कंसेप्ट हम ह्यूमन फिजियो के हर पर्टिकुलर डायग्राम को समझने के लिए यूज करने वाले हैं। तो मैंने कहा ये हमारा जो है राइट हैंड वाला पार्ट है, तो डायग्राम का कौन सा पार्ट होगा? लेफ्ट पार्ट होगा। तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे, यहाँ पे लेफ्ट को मैं LT से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है। LT का मतलब क्या होता है? लेफ्ट वाला पार्ट। तो यहाँ पे लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन हो गया। ये कौन सा हो गया? मैंने कहा ये भी लेफ्ट रंबर रीजन हो गया। और ये कौन सा रीजन हो गया? मैंने कहा ये लेफ्ट इलियक रीजन हो गया। लेकिन यहाँ पर ये जो 3 रीजन्स, 3 पार्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, सेम ऐसे ही पार्ट आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, ठीक है। लेकिन ये लेफ्ट पार्ट नहीं होगा। अब ये हमारा जो है लेफ्ट हैंड वाला पार्ट है और इधर जो हम डायग्राम में लेबल करेंगे जिस पार्ट को, ये डायग्राम का कौन सा पार्ट होगा? मैंने कहा ये जो है राइट पार्ट होगा, ठीक है। तो इसी को हम क्या करने वाले हैं? यहाँ पे ड्रॉ करने वाले हैं। सपोज यहाँ पर भी कौन सा रीजन है? यहाँ पर भी हमारा कौन सा रीजन है? ये इलियक रीजन है। ये कौन सा रीजन है? मैंने कहा ये इलियक रीजन है। और इसके बाद कौन सा रीजन है? मैंने कहा यहाँ पर लंबर रीजन होता है। ये भी क्या है? सपोज यहाँ पे ये भी है लंबर रीजन, ठीक है। और इसके ऊपर क्या होता है? मैंने कहा इसके ऊपर जो पार्ट होता है इसे क्या कहते हैं स्टूडेंट? इसे कहते हैं हाइपोकॉन्ड्रियल पार्ट। क्या कहते हैं इसे? हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन कहते हैं। अब ये हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन मैंने क्या कर दिया है? यहाँ पे सिंपली ड्रॉ कर दिया है। लेकिन
लेकिन आप जानते हैं कि यहाँ पर क्या होने वाला है, ये तो लेफ्ट पार्ट था और ये पार्ट कौन सा है, मैंने कहा ये अब इस डायग्राम का राइट पार्ट होता है, तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे राइट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन, इसे क्या कहेंगे, इसे बोलेंगे राइट लंबर रीजन, और इसे क्या बोलेंगे, इसे कहेंगे राइट इलियक रीजन। देखिए राइट को मैंने RT से रिप्रेजेंट किया है और लेफ्ट को मैंने LT से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको वन मोर टाइम समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आपको पता था कि ह्यूमन के बॉडी पार्ट्स में जो है 3 पार्ट्स ही प्रेजेंट होता है, एक होता है हेड, एक होता है नेक, और यहाँ पे थर्ड पार्ट क्या बताया था, थर्ड पार्ट बताया था आपको क्या, मैंने कहा ट्रंक वाला पार्ट बताया था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये जो मस्कुलर डायफ्राम मैंने बनाया है, ये मस्कुलर डायफ्राम क्या कर रहा है, मैंने कहा ये देखिए ये जो मैंने मस्कुलर डायफ्राम मैंने यहाँ पर बनाया है, ये मस्कुलर डायफ्राम ने क्या किया, ये जो ट्रंक वाला पार्ट है ये मैंने बनाया, ये बीच में जो ये पार्ट आपको दिख रहा है ये कौन सा है, मस्कुलर डायफ्राम, और ये पूरा पार्ट कौन सा है, मैंने कहा ट्रंक वाला पार्ट है, तो इसको इसने 2 कैविटी में डिवाइड कर दिया। जो यहाँ पे इस मस्कुलर डायफ्राम के ऊपर है उसे क्या कहेंगे, थोरेसिक कैविटी, ठीक है। और ये जो पूरा पार्ट आप देख रहे हैं ये कौन सा कैविटी है, मैंने कहा ये एब्डोमिनल कैविटी है, तो यहाँ पे एब्डोमिनल कैविटी को सिंपली मैं AC से रिप्रेजेंट कर दिया है मैंने, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, ये एब्डोमिनल कैविटी हो गया, लेकिन इसमें भी हम ये कहते हैं कि एब्डोमिनल कैविटी उदरीय गुहा को भी 9 सेगमेंट में हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। कितने सेगमेंट में, मैंने कहा यहाँ पे हम ये बेसिकली जो एब्डोमिनल कैविटी होता है उसको 9 सेगमेंट में स्टडी करते हैं। और ये कौन कौन से होते हैं, मैंने कहा हमने यहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल गैस्ट्रम पार्ट देखा, ये कौन सा पार्ट है, मैंने कहा ये गैस्ट्रम पार्ट है, इसके ऊपर कौन सा पार्ट होता है, मैंने कहा एपीगैस्ट्रम पार्ट होता है, और इसके नीचे कौन सा होता है, हाइपोगैस्ट्रम पार्ट होता है। यहां पे ये वाला पर्टिकुलर पार्ट कौन सा होता है, लेफ्ट पार्ट, और ये पार्ट कौन सा होता है, राइट पार्ट होता है। यहां पे देखिए इस डायग्राम में ये जो रीजन आपको दिख रहा है ये है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन, उसके नीचे लंबर रीजन होता है। लंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, मैंने कहा इसे हिंदी में कहते हैं कटी या फिर कमर कहते हैं। उसके बाद देखिए मैंने कहा यहां पे लेफ्ट इलियक रीजन होता है जो कि कॉर्डल रीजन होता है, सबसे बेस वाला पार्ट होता है, ठीक है। अब देखिए यहां पर ये लेफ्ट पार्ट हो गया, सेम ऐसे तरह के रीजन जो है राइट वाला पार्ट में हमें दिखाई देगा, राइट हाइपोकॉन्ड्रियल, राइट लंबर रीजन और राइट इलियक रीजन, ठीक है। हमने इतने सारे जो है पार्ट्स के बारे में स्टडी किया। ये ह्यूमन फिजियोलॉजी का बस केवल एलिमेंट्री आइडिया था जिसे मैंने आपको बताया है। और यहां पर अब हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि ह्यूमन फिजियोलॉजी में बेसिकली हम कितने तरह के सिस्टम के बारे में जो है स्टडी करते हैं, कौन कौन से चैप्टर्स जो हैं जिसे हमें यहाँ पर क्या करना है, ह्यूमन फिजियोलॉजी में कवर करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम अगेन डिस्कस करने वाले हैं कि अगर हम स्पेशली ह्यूमन फिजियो की बात करें, ठीक है, मैंने कहा अगर हम स्पेशली ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करें तो अब उन सभी चैप्टर्स को क्या करने वाले हैं, मैंने कहा इन सभी चैप्टर्स को जो है सिक्वेंसली देखते हैं, जिस पर्टिकुलर सिक्वेंस को हमें फॉलो करना है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम किसके बारे में पढ़ते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में, यहाँ पे मैं आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बताऊंगा, जिसे क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है पाचक तंत्र। क्या कहते हैं इसे कहते हैं पाचन तंत्र कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद जो नेक्स्ट चैप्टर ह्यूमन फिजियोलॉजी में हमें स्टडी करना होता है ये कौन सा होता है, मैंने कहा ये होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या होता है, मैंने कहा ये रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है स्टूडेंट, इसे क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है श्वसन तंत्र। क्या कहते हैं इसे कहते हैं श्वसन तंत्र कहते हैं, ठीक है। इसके बाद जो थर्ड जो यहाँ पे चैप्टर होता है ह्यूमन फिजियोलॉजी का, वो हम पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। किसके बारे में, मैं आपको परिसंचरण तंत्र के बारे में बताऊंगा, जो हमारा यहाँ पे थर्ड चैप्टर है। कौन सा तंत्र, मैंने कहा यहाँ पर हम स्टडी करते हैं परिसंचरण तंत्र के बारे में, ठीक है। इसके बाद ह्यूमन फिजियोलॉजी में जो नेक्स्ट चैप्टर आता है ये कौन सा है, मैंने कहा ये हमारा फोर्थ चैप्टर है। और ये बेसिकली क्या होता है, हम पढ़ते हैं यहाँ पे एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। किसके बारे में, एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में हमें क्या करना होता है, स्टडी करना होता है। इसे क्या कहते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम को क्या कहा जाता है, इसे हम कहते हैं जनरली क्या, उत्सर्जी तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, इसे हम उत्सर्जन तंत्र कहेंगे या उत्सर्जी तंत्र कहेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो फिफ्थ पर्टिकुलर चैप्टर जिसे हमें
पढ़ना होता है। ये क्या है मैंने कहा, इसके बाद हम पढ़ते हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट के बारे में, ठीक है। यहाँ पे लोकोमोशन एंड मूवमेंट के बारे में हमें क्या करना होता है, स्टडी करना होता है। इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, इसे कहते हैं गति एवं गमन, ठीक है। इन सारे 1 बाय 1 हमें डिटेल में क्या करना है, स्टडी करना है। उसके बाद 6th चैप्टर कौन सा होता है, मैंने कहा यहाँ पे लोकोमोशन और मूवमेंट के बाद जो चैप्टर होता है स्टूडेंट बेसिकली वो कौन सा होता है, तो यहाँ पे हम स्टडी करते हैं यहाँ पे एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। किसके बारे में, एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में यहाँ पे क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा ह्यूमन फिजियो का वो एंडोक्राइन सिस्टम होता है, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, इसे कहते हैं अंतःस्रावी। क्या कहते हैं इसे कहा जाएगा अंतःस्रावी तंत्र, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पे लास्ट चैप्टर हम डिस्कस करते हैं वो क्या होता है, ह्यूमन फिजियो में ही हम यहाँ पे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में भी क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। देखिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, ठीक है। यहाँ पे हम स्पेशली मेल सिस्टम और फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, जनन तंत्र है, उसके बारे में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। लेकिन ह्यूमन फिजियोलॉजी वाले पार्ट में केवल जनन तंत्र में जो है मादा जनन तंत्र और नर जनन तंत्र के बारे में स्टडी करते हैं। अगर इसके एम्ब्रियोलॉजी की बात करें तो उसके लिए अलग से चैप्टर है, जो कि 12th के एनसीईआरटी का कौन सा चैप्टर है, मैंने कहा 3rd चैप्टर होता है। वहाँ पे स्पेशली इसके एम्ब्रियोलॉजी के बारे में जो है स्टेटमेंट गिवन है। लेकिन यहाँ पे हम ह्यूमन फिजियोलॉजी में केवल उसके सिस्टम को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। एम्ब्रियोलॉजी को स्टडी करने के लिए जो है नेक्स्ट पर्टिकुलर पार्ट होता है। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको जो भी बताया है इसको हम 1 मोर टाइम रिवाइज कर लें। मैंने आपको ये चैप्टर्स का सीक्वेंस बताया है जिसे हमें फॉलो करके इस ह्यूमन फिजियोलॉजी में क्या करना है, स्टडी करना है। देखिए मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पे ह्यूमन फिजियोलॉजी में जो फर्स्ट चैप्टर हम यहाँ पे स्टडी करते हैं ये क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। उसके बाद क्या होगा, मैंने उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं। उसके बाद यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम, फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम मतलब उत्सर्जन तंत्र के बारे में हमें पढ़ना होता है। फिर लोकोमोशन एंड मूवमेंट के बारे में हम पढ़ते हैं। और उसके बाद जो यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर है वो है एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। एंडोक्राइन के बाद कौन सा है, मैंने कहा रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में क्या करना होता है, स्टडी करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लीड करने वाले हैं। हमने यहाँ पे ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो भी बेसिक कंसेप्ट था उसके बारे में देखा। अब मैं आपको बढ़ाने वाला हूं यहाँ पे जो फर्स्ट चैप्टर है डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र के बारे में हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम नए चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे बेसिकली जो हमारा वेरी फर्स्ट चैप्टर होता है ये क्या होता है आप जानते हैं। हम अब यहाँ पे पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, यहाँ पे स्पेशली डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। किस सिस्टम के बारे में, मैं आपको यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम और पाचन तंत्र के बारे में बताने वाला हूँ, ठीक है। देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले कुछ एक बेसिक बातें रिगार्डिंग विद दिस पर्टिकुलर टॉपिक और चैप्टर मैं आपको बताऊंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम स्पेशली ह्यूमन के बारे में ही बात करेंगे, ठीक है, मानव के बारे में बात करेंगे। और यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम अगर हम बात करें मानव के संदर्भ में तो इसमें क्या होता है, मानव के संदर्भ में जो है सबसे मोस्ट एडवांस एंड डेवलप टाइप का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, पूर्ण रूप से विकसित होता है इसका डाइजेस्टिव सिस्टम और पाचन तंत्र। इसके बारे में हमें क्या करना है, स्टडी करना है। पाचन तंत्र को स्टडी करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर हम स्पेशली ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं तो वो पोषण की दृष्टि से किस प्रकार के जीव होते हैं, ठीक है। और इसके बारे में हम स्टडी करेंगे कि वो जो है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन मतलब पोषण के आधार पर वो किस प्रकार के क्या होते हैं, जीव होते हैं। देखिए लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एक टर्म होता है न्यूट्रिशन और एक टर्म होता है डाइजेशन। ये दोनों ही टर्म जो है एक दूसरे से क्या है, बिल्कुल अलग है, ठीक है। मैंने कहा डाइजेशन टर्म बिल्कुल अलग होता है, न्यूट्रिशन मतलब पोषण जो है वो बिल्कुल अलग होता है। हम ये कह सकते हैं सिंपली कि जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस है, न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस है, पोषण की जो प्रक्रिया है, इस प्रोसेस में ही एक स्टेप आता है जिसे क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। लेकिन न्यूट्रिशन और डाइजेशन बिल्कुल ही दोनों अलग अलग शब्द होते हैं, ठीक है। न्यूट्रिशन जो है एक लार्ज लेवल का वर्ड है, लेकिन न्यूट्रिशन में ही क्या पढ़ते हैं हम, डाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये सिंपली डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। तो अब हम बात करने वाले हैं ह्यूमन बींग्स की। यहाँ पे मानव जो है पोषण के आधार पर किस प्रकार के जीव होते हैं, यहाँ से इस चैप्टर को हम स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए मैंने कहा अगर यहाँ पे स्पेशली हम किसकी बात करने वाले हैं, मानव की बात करने वाले हैं, तो मैंने कहा हम यहाँ पे ह्यूमन बींग की बात करें, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली ह्यूमन बींग की बात करें स्टूडेंट, तो ह्यूमन
बीइंग के लिए क्या कहा जाएगा कि ह्यूमन बीइंग पोषण के आधार पर विषम पोषी होते हैं। कैसे होते हैं? ये हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करते हैं। ठीक है, मैंने कहा यहाँ पर ह्यूमन बीइंग जो है पोषण के आधार पर कैसे होते हैं, तो मैंने लिखा यहाँ पे ये होते हैं फर्स्ट पॉइंट लिखा है, ये हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करते हैं। किस प्रकार के? मैंने कहा हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या करते हैं? शो करते हैं। अब देखिए इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको जनरली कहा जाता है विषम पोषी प्रकार का पोषण। क्या कहते हैं इसे हम कह सकते हैं यहाँ पे विषम पोषी। क्या कहेंगे इसे? विषम पोषी प्रकार का क्या होता है इसमें? पोषण होता है। ठीक है, विषम पोषी प्रकार का पोषण होता है। बिल्कुल बेसिक से हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। विषम पोषी प्रकार का होता है इसमें पोषण। अब देखिए यहाँ पे पहले हम ये समझ लेते हैं अब कि विषम पोषी प्रकार के पोषण में हमें क्या डिस्कस करना होता है। देखिए यहाँ पे अगर हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो इसमें बेसिकली क्या होता है, वे सभी प्रकार के जीव जो कि यहाँ पे भोजन को गेन करने के लिए, फूड को गेन करने के लिए किस पे डिपेंडेंट रहते हैं। मैंने कहा भोजन को गेन करने के लिए, भोजन की प्राप्ति के लिए और अपन जो है अपनी सर्वाइवलिटी के लिए या फिर उत्तरजीविता के लिए किसी अन्य जीव पे क्या रहते हैं? निर्भर रहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? उस प्रकार के जीवों को हम कहते हैं हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने कहा हम यहाँ पे एक ऐसे ऑर्गेनिज्म की बात करें। ठीक है, ये जो ऑर्गेनिज्म है, ये जो जीव है स्टूडेंट किस पे डिपेंडेंट है? मैंने कहा ये किसी दूसरे अदर ऑर्गेनिज्म पर क्या होते हैं? डिपेंडेंट होते हैं। अदर ऑर्गेनिज्म जो है इस पे क्या रहते हैं? मैंने कहा अदर ऑर्गेनिज्म पे जो है डिपेंड रहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे डिपेंड रहने का जो है पर्पस क्या है, आधार क्या है, ये किस लिए दूसरे जीवों पर जो है डिपेंड रहते हैं? तो मैंने अभी बताया आपको, ये जो बेस हो सकता है या तो ये हो सकता है फूड, क्या हो सकता है? भोजन हो सकता है। फूड के साथ साथ कोई दूसरा एस्पेक्ट भी हो सकता है जो कि इनकी उत्तरजीविता से संबंधित है। मैंने कहा ये सर्वाइव रहने के लिए, मतलब बेसिकली खुद को सर्वाइव रहने के लिए क्या रहते हैं? मैंने कहा डिपेंड रहते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ये बताया कि ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन ह्यूमन बीइंग कैसा है। मैंने कहा ये हेटेरोट्रॉपिक होता है, मतलब ये विषम पोषी प्रकार का होता है। फिर मैंने आपको बताया कि हेटेरोट्रॉपिक का मीनिंग क्या होता है। अगर वे सभी प्रकार की जीव की बात करें, दोस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच जनरली डिपेंड ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म फॉर द पर्पस ऑफ द फूड गेनिंग एंड एज वेल एज द सर्वाइविलिटी, मतलब ऐसे जीव जो कि दूसरे जीव पर निर्भर रहें भोजन की प्राप्ति के लिए, अपनी उत्तरजीविता के लिए, उसे हम सिंपली क्या कह सकते हैं? हेटेरोट्रॉपिक कह सकते हैं। यहाँ पे देखिए हेटेरोट्रॉपिक में यहाँ पे हेटेरो का मतलब क्या होता है? इसका मीनिंग होता है अदर। क्या होता है? अदर होता है, अन्य। और ये जो ट्रॉपिक टर्म होता है वो बेसिकली यहाँ पे एक शब्द से आया है, एक टर्म से आया है। ये क्या होता है? ये होता है ट्रोफोज। क्या होता है इसका मीनिंग? इसका मीनिंग होता है ट्रोफोज। और ट्रोफोज का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट? इसे हम कहते हैं न्यूट्रिशन। क्या कहते हैं इसे? न्यूट्रिशन कहेंगे, या फिर इसे हम कहेंगे क्या? बेसिकली जो है इसको नरिश करना कहते हैं, मतलब नरिशमेंट जो है इसका मीनिंग होता है। क्या होता है? नरिशमेंट होता है इसका मीनिंग। देखिए अब यहाँ पे हमने क्या कहा कि हेटेरोट्रॉपिक जो है, इसमें हेटेरो जो है इसका मीनिंग क्या है? अदर होता है। ट्रॉफिक जो होता है इसका मीनिंग क्या होता है? ट्रोफोज से लिया गया है और उसका पर्टिकुलर अर्थ क्या होता है? न्यूट्रिशन या फिर नरिशमेंट होता है, पोषण होता है। ठीक है, हमने इतने सारे बेसिक पॉइंट को स्टडी किया। अब देखिए इसमें विषम पोषी प्रकार का पोषण तो होता है, लेकिन विषम पोषी में भी किस प्रकार का पोषण होता है, मैं आपको, ये हमारा सेकेंड पॉइंट है जिससे हम क्या करने वाले हैं? स्टडी करने वाले हैं। देखिए विषम पोषी में भी इसमें बेसिकली किस प्रकार का पोषण होगा? मैंने कहा इसमें जो है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। क्या होता है? मैंने कहा यहाँ पर होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है इसमें। तो यहाँ पे हम ये बात कर लिए हैं कि किस प्रकार का पोषण है इसमें। मैंने कहा स्पेशली हम यहाँ पे ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, ह्यूमन बीइंग में यहाँ पे होलोजोइक मोड ऑफ क्या प्रेजेंट होता है? न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है। होलोजोइक को हिंदी में क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पूर्णभज्जी प्रकार का पोषण। क्या कहते हैं इसे हम कहते हैं पूर्णभज्जी प्रकार का पोषण जो होता है, इसे हम क्या कहेंगे? इसे होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। और ये जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो कितने स्टेप्स में होता है मैं आपको ये बताने वाला हूं। तो ये कहा जाएगा कि इस प्रकार का पाचन मानव में कितने स्टेप में होता है। इन्हीं स्टेप्स को हमें इस डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टडी करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर
स्पेशली हम 5 स्टेप्स की बात करते हैं। कितने स्टेप्स की? 5 स्टेप की बात करते हैं। जो वेरी फर्स्ट स्टेप होता है इसे क्या कहेंगे स्टूडेंट? इसे कहते हैं इंजेशन। क्या कहेंगे इसे? इंजेशन कहेंगे। इंजेशन को हम हिंदी में क्या कहते हैं? इंजेशन को कहा जाएगा अंतर्ग्रहण। क्या कहते हैं इसे? इसे कहा जाएगा अंतर्ग्रहण। पहले हम यहाँ पे इंजेशन जो टर्म होता है इसको हम एक्सप्लेन कर लेते हैं कि हाउ वी कैन एक्सप्लेन द इंजेशन। इंजेशन क्या होता है? तो यहाँ पे होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का फर्स्ट जो यहाँ पे मेथड है ये क्या है? इंजेशन है। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करें कि इंजेशन को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं स्टूडेंट। तो बेसिकली ये कहा जाएगा कि ऑल द टाइप्स ऑफ फूड पार्टिकल्स को हमारे ओरल कैविटी अपने मुख गुहा में क्या करना? इनटेक करना, ग्रहण करना। ये सिंपल प्रोसेस होता है। इसे हम क्या कहेंगे? अंतर्ग्रहण कहेंगे। मैंने कहा ये जो है अंतर्ग्रहण क्या होता है? मैंने कहा इट इज अ इनटेक ऑफ फूड। क्या होता है? इनटेक ऑफ फूड होता है। और इस फूड को हम कहां करेंगे इनटेक? मैंने कहा इनटेक ऑफ फूड इनटू द ओरल कैविटी, इनटू द ओरल कैविटी। अब देखिए ओरल कैविटी जो है मुख गुहा है। बेसिकली यहाँ पे हम इसके बारे में भी, इसके पार्ट्स के बारे में भी अलग से आने वाले टॉपिक्स में या फिर आने वाले लेक्चर में स्टडी करेंगे। यहाँ पर कुछ एक बेसिक बातें देख रहे हैं। तो इनटेक ऑफ फूड पार्टिकल्स इनटू द ओरल कैविटी, मुख गुहा में जो है फूड पार्टिकल्स को गेन करना। लेकिन यहाँ पर जो हम फूड ले रहे हैं उसका नेचर क्या होता है? देखिए यहाँ पर जो हम भोजन ले रहे हैं इसका नेचर क्या होता है? ये कॉम्प्लेक्स नेचर का होता है। क्या होता है? मैंने कहा ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक नेचर का होता है। मैंने कहा ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। बिल्कुल जटिल प्रकार के जो कार्बनिक यौगिक होते हैं वो बेसिकली वो सभी यौगिक यहाँ पर इस फूड में क्या होता है? प्रेजेंट होता है। तो हमने ये बात कर ली कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड से युक्त भोजन को ओरल कैविटी में ग्रहण करना ही इंजेशन है, अंतर्ग्रहण है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट प्रोसेस की बात करते हैं। यहाँ पे 5 स्टेप है। नेक्स्ट है अब डाइजेशन। क्या होता है? नेक्स्ट है डाइजेशन। ठीक है, और यहां पे डाइजेशन को क्या कहते हैं? डाइजेशन को कहते हैं पाचन। क्या कहते हैं इसे? मैंने कहा इसे कहा जाएगा पाचन। और यहां पे स्पेशली हम अगर डाइजेशन की बात करते हैं तो डाइजेशन को हमें डिटेल में यहाँ पे क्या करना है? स्टडी करना है। देखिए यहाँ पे डाइजेशन को डिटेल में हम कैसे करेंगे स्टडी? यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि डाइजेशन को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये बताने जा रहा हूं कि डाइजेशन जो है आखिर ये किस तरह का प्रोसेस होता है। देखिए मैंने कहा ये जो डाइजेशन होता है स्टूडेंट बेसिकली ये किस तरह की प्रक्रिया है? पाचन किस प्रकार की प्रक्रिया होती है? ये बेसिकली क्या है? मैंने कहा ये मैकेनिकल प्रोसेस है। ये मैकेनिकल तरीके से भी हो सकता है, मतलब पाचन की यांत्रिक विधि भी पॉसिबल है। इसके साथ साथ जैव रासायनिक विधि, बायोकेमिकल प्रोसेस भी क्या है? मेथड भी क्या है? पॉसिबल है। ठीक है, तो मैंने कहा डाइजेशन का जो फर्स्ट मेथड होता है ये इसके जो फर्स्ट टाइप की बात करते हैं तो मैंने कहा ये मैकेनिकल भी हो सकता है। कैसा हो सकता है? ये मैकेनिकल प्रोसेस भी होता है। मैकेनिकल प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? यांत्रिक विधि कहते हैं। और देखिए यहाँ पे डाइजेशन मैकेनिकल प्रोसेस के साथ साथ और कैसा प्रोसेस होता है? मैंने कहा ये बायोकेमिकल प्रोसेस भी होता है। कैसा? मैंने कहा ये बायोकेमिकल प्रोसेस भी होता है। लेकिन ये मैकेनिकल प्रोसेस और बायोकेमिकल प्रोसेस में बेसिक डिफरेंस क्या होता है? बस आपको सिंपली इतना लर्न करना है कि ये जो मैकेनिकल प्रोसेस है इसे हिंदी में क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे यांत्रिक विधि। क्या कहते हैं? इसे पाचन की यांत्रिक विधि कहते हैं। और इस यांत्रिक विधि के बारे में हमें जब फिजियोलॉजी में इसी पर्टिकुलर चैप्टर में जब हम इसका पूरा फिजियोलॉजी पढ़ेंगे डाइजेशन का, जिसमें 1 बाय 1 ओरल कैविटी में डाइजेशन कैसे होता है, फिर उसके बाद फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, हर पार्ट में होने वाले पाचन की प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इसको हम सिंपली यहाँ पे ये कह सकते हैं कि मैकेनिकल प्रोसेस डाइजेशन का वो प्रोसेस होता है जिसमें कौन कौन सी प्रक्रिया होती है? मैंने कहा फर्स्ट जो प्रोसेस होता है ये होता है च्यूइंग। क्या होता है? चबाना होता है। जो भी हमने यहाँ पे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड युक्त भोजन लिया है उसे हम क्या करते हैं? यहाँ पे मैस्टिकेट करते हैं, चबाते हैं, च्यूइंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर च्यूइंग आता है, इसके साथ साथ यहाँ पे कौन सा प्रोसेस आता है? इसे कहेंगे मैस्टिकेशन। क्या कहेंगे? मैस्टिकेशन कहेंगे। साथ साथ ये भी कहा जाएगा कि इस मैकेनिकल प्रोसेस में किसी भी प्रकार के एंजाइम की भूमिका नहीं देखी जाती है। कोई भी प्रकार का एंजाइम जो है मैकेनिकल प्रोसेस में क्या नहीं करता? ये इनरोल नहीं होता। सिंपली बस इसमें क्या करते हैं? यहाँ पे फूड पार्टिकल को स्मॉल पीसेस में डिवाइड करना होता है। किसी प्रकार के एंजाइम की भूमिका नहीं होती है यांत्रिक विधि में। और यहाँ पे च्यूइंग होता है और साथ साथ यहाँ पे क्या कहते हैं? मैस्टिकेशन का प्रोसेस होता है। लेकिन
इसी यांत्रिक विधि में क्या कहते हैं स्टूडेंट कि अगर स्पेशली ये जो च्यूइंग और मेस्टिकेशन है वो किस पार्ट में होगा, मैंने कहा ये च्यूइंग और मेस्टिकेशन यहाँ पे ओरल कैविटी में होगा। कहाँ होगा, मैंने कहा ओरल कैविटी में होगा, मुख गुहा में ही जो यहाँ पे भोज्य पदार्थ होते हैं उसको स्मॉल पीसेस में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर इसी मैकेनिकल प्रोसेस में एक मूवमेंट होता है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहेंगे चर्निंग मूवमेंट। क्या कहते हैं इसे कहेंगे चर्निंग मूवमेंट। और ये जो मैकेनिकल प्रोसेस में चर्निंग मूवमेंट होता है ये कौन से वाले भाग में होगा, मैंने कहा ये स्टमक वाले भाग में होता है। किसमें, आमाशय वाले भाग में होता है। इसके बारे में हमें डिटेल में क्या करना है, स्टडी करना है। तो मैंने आपको बताया कि मैकेनिकल प्रोसेस ऑफ जो डाइजेशन होता है उसमें चबाने की क्रिया होती है और साथ साथ चर्निंग मूवमेंट होता है। यहां पे च्यूइंग और मेस्टिकेशन का प्रोसेस ओरल कैविटी में देखने को मिलेगा और यांत्रिक विधि में आने वाला चर्निंग मूवमेंट स्टमक में मिलेगा। अब हम यहां पे स्टडी कर लेते हैं कि बायोकेमिकल जो प्रोसेस होता है डाइजेशन का, इसमें क्या होता है। देखिए यहां पे एक टर्म आ रहा है बायो, मतलब जैव रासायनिक प्रक्रिया है। अगर ये जैव रासायनिक प्रक्रिया है तो हम यहां पे क्या कहते हैं, यहां पे अलग अलग प्रकार के जो एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग प्रकार के जो जैव उत्प्रेरक होते हैं, बायो कैटलिस्ट होते हैं, वो यहां पर क्या होते हैं, ये यहां पे प्रेजेंट होते हैं। और ये केमिकल प्रोसेस होता है ये अलग अलग प्रकार के एंजाइम के उपस्थिति में होता है। हमने यहां पे इसके टाइप्स के बारे में देखा, डाइजेशन के टाइप्स के बारे में। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द व्हाट इज द पर्टिकुलर डेफिनेशन ऑफ डाइजेशन। यहां पे इस चैप्टर को इसी पर्टिकुलर डेफिनेशन से स्टार्ट करने वाले हैं कि डाइजेशन जो है उसको हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। देखिए यहां पे अगर डाइजेशन के डेफिनेशन की बात करते हैं स्टूडेंट तो बेसिकली हमें क्या करना होता है, यहां पर ये कहा जाएगा कि सपोज यहां पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल एक फूड की बात करते हैं, ठीक है। यहां पर क्या है, फूड मतलब भोज्य पदार्थ है। इस फूड में क्या प्रेजेंट होता है, मैंने कहा इस फूड में जो भी तरह का कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट होता है उस प्रेजेंट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि यहां पे भोज्य पदार्थ और फूड में प्रेजेंट होता है उसी पर्टिकुलर कंपाउंड का इन द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट हाइड्रोलाइटिक एंजाइम उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का सिंपल कंपाउंड में क्या हो जाना, चेंज हो जाना, इंटर कन्वर्ट हो जाना। और ये पूरा प्रोसेस जो है वो क्या कहलाएगा, डाइजेशन कहलाएगा, ठीक है। तो यहां पे देखिए मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर हम बेसिकली फूड की बात करें तो एज यू नो इसमें क्या प्रेजेंट होता है, मैंने कहा हम ऐसे फूड की बात कर रहे हैं जो यहां पे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक नेचर का होता है। किस नेचर का होता है, मैंने कहा ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक नेचर का या फिर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को जो है यहां पे क्या ले रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन यहां पे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड तो है लेकिन ये कंपाउंड जो है ये कहते हैं ये नॉन डिफ्यूजिबल होता है। क्या होता है, मैंने कहा ये कंपाउंड नॉन डिफ्यूजेबल होता है, मतलब ये विसरित नहीं होता, डिफ्यूज नहीं होता, ऐसे कंपाउंड की बात कर रहे हैं। तो हमने फूड लिया, ठीक है। अब ये फूड का नेचर क्या था, मैंने आपको बताया कि ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड नेचर का होता है, साथ साथ ये नॉन डिफ्यूजेबल होता है। अब इस फूड का मैंने कहा अलग अलग प्रकार के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के प्रेजेंस में क्या हो जाना, यहां पे इस फूड का चेंज होना अपने सिंपलर फॉर्म में। लेकिन यहां पे कौन सा एंजाइम है, मैंने कहा यहां पर अलग अलग प्रकार के जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, ठीक है। कौन सा एंजाइम, मैंने कहा यहां पर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम की बात करते हैं। तो ये जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है इसके प्रेजेंस में ये क्रिया हमें देखने को मिलेगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के प्रेजेंस में हो रहा है डाइजेशन तो ये किस तरीके का प्रोसेस हो गया, मैंने कहा इसीलिए इस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइड्रोलाइटिक प्रोसेस। क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइड्रोलाइटिक प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। अपघटनी प्रकार की एक क्या है, अभिक्रिया है। लेकिन यहां पर डेफिनेशन क्या है, अब देखते हैं वन मोर टाइम हम यहां पे समझते हैं कि हम किस सीक्वेंस में डाइजेशन को डिफाइन कर रहे हैं। मैंने कहा फूड में कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड का, नॉन डिफ्यूजिबल कंपाउंड का हाइड्रोलाइटिक एंजाइम और हाइड्रोलाइटिक प्रोसेस के द्वारा इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का किस फॉर्म में चेंज हो जाना, मैंने कहा अपने सिंपलर, अपने सरलतम भाग में। सिंपलर का मतलब क्या होता है, मैंने कहा यहां पर सरलतम भाग कहते हैं, ठीक है। अपने बिल्कुल जो है सिंपलर पार्ट में चेंज हो जाना या फिर अवशोषित होने योग्य भाग में चेंज हो जाना, ठीक है। अवशोषित मतलब ऐसे फॉर्म में चेंज हो जाना जिसमें उसका एब्जॉर्प्शन पॉसिबल होता है। तो मैंने कहा अवशोषित होने योग्य, अवशोषित होने योग्य भाग में क्या हो जाना, चेंज हो जाना। तो इसे क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे एब्जॉर्बेबल फॉर्म। क्या कहेंगे इसे, बेसिकली ऐसा फॉर्म कहेंगे, एब्जॉर्बेबल फॉर्म कहेंगे, ठीक है। मैंने कहा एब्जॉर्बेबल फॉर्म हो गया, ये अवशोषित
अवशोषित होने योग्य भाग हो गया। अब देखिए मैंने इस डेफिनेशन को किस ऑर्डर में किया, मैंने यहाँ पे कॉम्प्लेक्स लिया था। कॉम्प्लेक्स का मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है जटिल। क्या होता है, जटिल। तो देखिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अब किस में चेंज हो गए हैं, मैंने कहा सिंपल कंपाउंड में चेंज हो गए हैं और ऐसे फॉर्म में आ गए हैं जिस फॉर्म में इसका क्या पॉसिबल है, मैंने कहा इस फॉर्म में इसका एब्जॉर्प्शन जो है पॉसिबल है। किस एंजाइम के प्रेजेंस में होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के प्रेजेंस में होते हैं, जिसे हमें इस चैप्टर में स्टडी करना है। ठीक है, लेकिन हमारा बेसिक टॉपिक क्या था, हमारा बेसिक टॉपिक था यहाँ पे मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो 5 स्टेप आते हैं होलोजोइक प्रोसेस में, उसमें से हमने 2 स्टेप्स के बारे में स्टडी कर लिया। इंजेशन के बारे में पढ़ लिया हमने, डाइजेशन के बारे में पढ़ लिया। इसके बाद जो थर्ड प्रोसेस होता है इसे क्या कहते हैं, यहाँ पे डाइजेशन के बाद जो यहाँ पे होलोजोइक मोड में प्रोसेस होता है इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे एब्जॉर्प्शन। क्या कहेंगे, एब्जॉर्प्शन कहेंगे। और यही सारे प्रोसेस है जिसे हमें इस चैप्टर में क्या करना है, स्टडी करना है। देखिए अगर यहां पे एब्सॉर्प्शन की बात करेंगे इसे क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाता है अवशोषण। क्या कहते हैं, इसे अवशोषण कहते हैं। अब देखिए डाइजेशन के बाद जो भी फूड है, सपोज यहां पे स्पेशली मैं डाइजेस्टेड फूड की बात कर रहा हूं, ऐसे भोज्य पदार्थ की बात कर रहा हूं जो कि पचित प्रकार के हैं, जिसका डाइजेशन कंप्लीट हो गया है, तो वो डाइजेस्टेड फूड जो है बेसिकली अब कहां पे आएंगे, अगर वो ब्लड में पास होते हैं या लिम्फ से पास होते हैं तो इसके पासिंग ऑफ द दीज पर्टिकुलर सिंपलर फॉर्म ऑफ कंपाउंड जो होता है, अगर वो ब्लड में और लिम्फ में पास आउट होते हैं, पास थ्रू होते हैं, तो ये प्रोसेस ही क्या कहलाएगा, एब्जॉर्प्शन कहलाएगा। कहां पे होगा, ब्लड में या फिर लिम्फ में होगा। इसके बाद होलोजोइक मोड का इंजेशन, डाइजेशन, एब्सॉर्प्शन के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है स्टूडेंट, इसे हम क्या कहते हैं, ये जो फोर्थ प्रोसेस होता है इसे कहते हैं एसिमिलेशन। क्या कहते हैं इसे कहते हैं एसिमिलेशन। ठीक है, अब ये एसिमिलेशन क्या है आपको ये समझना बहुत जरूरी है। मैंने कहा एसिमिलेशन को हिंदी में कहा जाएगा स्टूडेंट स्वांगीकरण। क्या कहते हैं इसे कहते हैं स्वांगीकरण। और यहां पे इस प्रोसेस को हम कैसे डिफाइन करें, देखिए स्वांगीकरण जो है बेसिकली हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। मैंने कहा एसिमिलेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें पचित भोज्य पदार्थ और अवशोषित भोज्य पदार्थ, मतलब ऐसे फूड सब्सटेंस जिसका डाइजेशन कंप्लीट हो गया है, ऐसे फूड सब्सटेंस जिसका एब्सॉर्प्शन कंप्लीट हो गया है, तो डाइजेस्टिव फूड, एब्जॉर्प्टिव फूड, उसका क्या होगा, इस एसिमिलेशन प्रक्रिया के द्वारा यूज किया जाएगा, उसको यूटिलाइज किया जाएगा, उपयोग में लिया जाएगा। ठीक है, मैंने कहा देखिए यहां पर डिफरेंट टाइप के मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के लिए, उपापचय प्रक्रियाओं के लिए अब जो पचित पदार्थ होते हैं और अवशोषित पदार्थ का उपयोग में लेना ही क्या कहलाता है, उपयोग में लेने की प्रक्रिया को हम कहते हैं एसिमिलेशन। तो मैंने कहा यहां पर ये क्या होता है, इट इज बेसिकली नोन एज यूटिलाइजेशन। ये क्या होता है, ये बेसिकली यूटिलाइजेशन ऑफ डाइजेस्टिव फूड। यहां पे मैंने कहा कौन सा फूड, डाइजेस्टिव फूड एंड एज वेल एज द एब्जॉर्प्टिव फूड। मैंने कहा यहां पर किस फूड की बात करें, यहां पे एब्जॉर्प्टिव फूड की बात कर रहे हैं, लेकिन यहां पे किसके लिए यूज करते हैं, मैंने कहा डिफरेंट टाइप के मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए इसको यूज करना। ठीक है, मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए इसको क्या करना, यूज करना। और इस एंटायर प्रोसेस को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, एसिमिलेशन कहते हैं। तो आपने यहां पे इनिशियल 4 स्टेप्स के बारे में डिटेल में स्टडी किया। अब हम डायरेक्टली स्टडी करने वाले हैं का नेक्स्ट और लास्ट स्टेप क्या होता है। मैंने फर्स्ट स्टेप कहा था इंजेशन, लास्ट क्या होता है, ईजेशन। क्या होता है, यहां पे ईजेशन होता है। ईजेशन को हम हिंदी में क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है बहिक्षेपण। क्या कहते हैं इसे हम कहते हैं बहिक्षेपण। और देखिए ये जो बहिक्षेपण है यहां पे आपको ई दिख रहा है। ठीक है, अब देखिए ई का मतलब क्या होता है, एग्जिट होना। क्या होना, एग्जिट होना। लेकिन यहां पे ईजेशन को हम डिफाइन कैसे करें, तो मैंने कहा यहां पर बेसिकली क्या होगा, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं, ठीक है, मैंने कहा जो भी डाइजेस्टेड फूड थे उसका तो क्या हो गया, ये एसिमिलेशन हो गया। लेकिन व्हाट अबाउट द अनडाइजेस्टेड फूड, दोज पार्ट ऑफ फूड इन विच द डाइजेशन डू नॉट टेक प्लेस, ठीक है, जिसमें क्या नहीं हुआ, डाइजेशन नहीं हुआ, तो वो पर्टिकुलर क्या कहलाएगा, उसे हम कहेंगे अपचित भोज्य पदार्थ कहेंगे, अनडाइजेस्टेड फूड बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे हम कहेंगे अनडाइजेस्टेड फूड। क्या कहेंगे इसे, अनडाइजेस्टेड फूड कहेंगे। और ये जो अनडाइजेस्टेड फूड
होते हैं, अपचित भोज्य पदार्थ होता है, वो सिंपली इस ईगेशन के प्रोसेस के थ्रू क्या हो जाएंगे, मैंने कहा ये एक्सपेल आउट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ये बाहर निष्कर्षित हो जाएंगे, एक्सपेल आउट हो जाएंगे। तो एक्सपेल आउट ऑफ द अनडाइजेस्टेड फूड इज बेसिकली नोन एज ईजेशन। तो हमने 5 बेसिक टाइप ऑफ प्रोसेसेस which generally belong with the which type of mode of nutrition? It is a modification, it is a modified form of heterotrophic mode of nutrition which is known as holozoic mode of nutrition. मैंने कहा कि this particular holozoic type of nutrition पूर्ण भज्जी प्रकार का पाचन generally takes place into the 5 steps, 5 प्रकार के चरणों में संपन्न होती है। और ये जो प्रक्रिया है ये 5 प्रकार के चरण में होते हैं, इसको हम वन मोर टाइम देखने वाले हैं। देखिए मैंने आपको कहा कौन कौन से स्टेप्स है, मैंने आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बताया किसके बारे में, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया यहाँ पे इंजेशन के बारे में। देखिए यहाँ पे इंजेशन की बात करें तो मैंने इंजेशन के बारे में क्या बताया कि ये जो है सिंपली है इनटेक ऑफ द, ये क्या है, इनटेक ऑफ द फूड इनटू द ओरल कैविटी। लेकिन वो जो फूड होता है स्टूडेंट बेसिक किस नेचर का होता है, मैंने कहा ये फूड जो है वो कॉम्प्लेक्स नेचर का होता है, ठीक है। तो इसे इनटेक किया, इसके बाद जैसे ही इनटेक किया तो डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे डाइजेशन को डिफाइन तो करना है, लेकिन उससे पहले हमने देखा कि ये जो डाइजेशन होता है स्टूडेंट बेसिकली क्या होता है, मैंने कहा ये देखिए यहाँ पर 2 प्रकार के प्रोसेस में ये हमें देखने को मिलता है। एक तो क्या था, मैंने कहा मैकेनिकल प्रोसेस जिसमें चबाने की क्रिया होती है, यांत्रिक विधि है, चर्निंग मूवमेंट जो है इसमें स्टमक में देखने को मिलता है, और यहाँ पे मैस्टिकेशन और च्यूइंग टाइप के जो मूवमेंट होते हैं ओरल कैविटी में देखने को मिलता है। साथ साथ ये जो पाचन की प्रक्रिया है वो किस प्रकार की प्रक्रिया है, बायोकेमिकल प्रोसेस भी होता है। यहाँ पे ऑल टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो होते हैं उसके प्रेजेंस में यहाँ पे फूड जो है और ज्यादा अपने सिंपलर पार्ट में क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। फिर मैंने कहा यहाँ पे डाइजेशन को कैसे डिफाइन करना है, आपको बस ये लिखना है कि इन द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ वेरियस टाइप ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक नेचर का फूड अगर चेंज हो जाता है किसमें, अपने सिंपलर और अवशोषित होने योग्य भाग में चेंज हो जाता है, तो इस पूरे प्रोसेस को हम डाइजेशन कहते हैं। चूंकि ये प्रोसेस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के प्रेजेंस में होता है इसीलिए इसे क्या कहते हैं, हाइड्रोलाइटिक प्रोसेस कहते हैं। अब देखिए जो पर्टिकुलर फूड डाइजेशन के प्रोसेस से गुजर चुके हैं उसे कहेंगे डाइजेस्टिव फूड। अब डाइजेस्टिव फूड का जो है बेसिकली वो पास थ्रू होंगे, ये पास कहां से होंगे, लिम्फ से हो सकते हैं, ब्लड से हो सकते हैं। इस सिंपली प्रोसेस को हम एब्सॉर्प्शन कहेंगे। एब्सॉर्प्शन जिस फूड का हो जाएगा उसे हम क्या कहेंगे, एब्सॉर्प्टिव फूड कहेंगे। और एब्सॉर्प्टिव फूड का बेसिकली क्या होने वाला है स्टूडेंट, मैंने कहा अब उसका यूटिलाइजेशन होना है विद द प्रोसेस ऑफ एसिमिलेशन, स्वांगीकरण की विधि के द्वारा उसका यूटिलाइज होगा, और यूटिलाइज करने के प्रोसेस को एसिमिलेशन कहते हैं। डिफरेंट टाइप के मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए इसको क्या करते हैं, हम यूज में लेते हैं, उपयोग में लेते हैं। लास्ट प्रोसेस जो होता है यहाँ पे होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का, उसे क्या कहते हैं, उसे हम ईगेशन कहते हैं। इसमें अनडाइजेस्टेड फूड जो होगा वो क्या हो जाएगा, एक्सपेल आउट हो जाएगा, बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो हमने यहाँ पे इतने सारे प्रोसीजर के बारे में स्टडी किया। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडीइंग अबाउट द टाइप्स, सम मोर टाइप्स ऑफ द डाइजेशन। यहाँ पे टाइप्स का जो क्राइटेरिया है वो क्या है कि डाइजेशन इनसाइड द सेल होने वाला है या आउटसाइड द सेल होने वाला है। इस पर्टिकुलर बेसिस पे, क्राइटेरिया पे वी आर गोइंग टू डिवाइड द पर्टिकुलर डाइजेशन इनटू 2 कैटेगरी। और ये कैटेगरी कौन कौन से हैं हम यहाँ पे 1 बाय 1 क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। देखिए मैंने आपको क्या बताया, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडीइंग अबाउट द टाइप्स ऑफ डाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे सिंपली हम क्या बात करने वाले हैं, यहाँ से भी सिंपली यहाँ पे क्वेश्चन आता है। ये बिल्कुल डाइजेशन चैप्टर का बेसिक थिंग है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। अभी इस चैप्टर में बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट है, बहुत सारे ऐसे डायग्राम है जिसे डिस्कस करना अभी बाकी है। मैंने कहा यहाँ पे सिंपली हम डाइजेशन की बात करें तो टाइप्स ऑफ डाइजेशन की बात करते हैं। किसके, डाइजेशन के टाइप्स की बात करने वाले हैं, मतलब पाचन जो है उसके कितने प्रकार होते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा बेस क्या है, इस पर्टिकुलर जो है डिवीजन का, क्लासिफिकेशन का हमारा बेस ये है कि यहाँ पे टाइप्स ऑफ डाइजेशन की बात तो कर रहे हैं, लेकिन बेसिकली हमारा बेस ये है कि ये सेल में कहाँ हो रहा है। ठीक है, सेल मतलब कोशिका में। सपोज अगर डाइजेशन इनसाइड भी हो सकता है, मतलब अंदर की ओर हो सकता है, लेकिन साथ साथ ये जो है कोशिका में कहाँ हो सकते हैं, ये आउटसाइड दिस सेल भी तो पॉसिबल है, मतलब कोशिका के बाहर भी पॉसिबल है, कोशिका के अंदर भी पॉसिबल है। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ डाइजेशन की बात करने वाले हैं।
हैं। जो वेरी फर्स्ट टाइप होता है इस बेसिस पे, इसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? बेसिकली इसे कहते हैं क्या? इसे कहा जाएगा इंट्रासेल्युलर डाइजेशन। क्या कहेंगे? इंट्रासेल्युलर डाइजेशन कहते हैं। क्या कहेंगे? इंट्रासेल्युलर डाइजेशन कहा जाएगा। साथ साथ यहाँ पे जो सेकेंड टाइप होता है इसी बेसिस पे, ये कौन सा होता है? यहाँ पे बी पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं। बी जो है सेकेंड टाइप जो होता है, ये क्या होता है? ये होता है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। क्या होता है? एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है। ये सिंपली टाइप्स हैं और बेसिस क्या है कि ये कोशिका के अंदर हो रहे हैं या कोशिका के बाहर हो रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पे एग्जाम्पल हम डिस्कस करें कि इस कैटेगरी में जो इंट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है, जिसे हम हिंदी में क्या कहेंगे? इसे हम हिंदी में कहेंगे अंतः कोशिकीय। क्या कहेंगे? इसे कहते हैं अंतः कोशिकीय पाचन। क्या कहा जाएगा स्टूडेंट? इसे अंतः कोशिकीय पाचन कहते हैं। और बेसिक सी बात है, यहाँ पे अगर इंट्रा वर्ड आ रहा है तो ये कहाँ होगा? मैंने कहा अब ये जो है इनसाइड द सेल होने वाला है। कैसे? मैंने कहा ये इनसाइड द सेल होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर इसी कैटेगरी में अगर एग्जाम्पल की भी बात कर लिया जाए तो एग्जाम्पल में क्या कहते हैं? स्पेशली हम पर्टिकुलर बिल्कुल लोअर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं। इफ आई टॉक अबाउट द दोस टाइप ऑफ लोअर ऑर्गेनिज्म जिसमें इंट्रा सेलुलर टाइप का डाइजेशन होता है, तो ये निम्न जीवों में होता है। ठीक है, और ये निम्न जीव कौन कौन से होते हैं? अगर हम यहाँ पे प्रोटोजोआ फाइलम के मेंबर की बात करते हैं, ठीक है, जो कि फर्स्ट एनिमल हैं जिसका इवोल्यूशन पहले बार हुआ था। मैंने कहा प्रोटोजोआ के साथ साथ अगर इन्हीं लोअर ऑर्गेनिज्म में हम पॉरीफेरंस की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? पॉरीफेरंस की बात करते हैं। जब आप एनिमल डाइवर्सिटी का चैप्टर पढ़ते हैं तो वहां पे आपको इस प्रोसीजर के बारे में जो है देखने को मिलता है डिटेल में कि जो ये निम्न जीव होते हैं या फिर लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं, इसमें इनसाइड द सेल डाइजेशन होता है। इसे हम क्या कहते हैं? इंट्रासेलुलर डाइजेशन कहते हैं। ठीक है, अब हम लीड करने वाले हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ डाइजेशन विच इज नोन एज एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। अब देखिए सिंपली इसे क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे बाह्य कोशिकीय पाचन। क्या बोलेंगे? हम कहते हैं बाह्य कोशिकीय पाचन कहते हैं। अब देखिए यहां पर और क्या डिस्कस करना होता है कि यहां पर अब क्या होगा? अगर यहां पे एक्स्ट्रा सेलुलर है तो हम क्या कहेंगे? अब ये आउटसाइड द क्या होगा? मैंने कहा ये आउटसाइड द सेल होगा। सिंपली यहां पे एग्जांपल की बात करते हैं। कौन कौन से एग्जांपल इस पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं? तो अगर हम यहां पे कुछ एक, मैंने कहा अगर डेवलप्ड या फिर अगर लोअर ऑर्गेनिज्म की बात ना करके हम किसकी बात करें? उच्च प्रकार के जीवों की बात करें, डेवलप ऑर्गेनिज्म की बात करें, जहां पे जो जिनका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, मतलब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, शारीरिक संगठन का स्तर जो होता है वो अंग तंत्र से स्टार्ट हो जाए। ठीक है, कहां से? मैंने कहा अंग तंत्र से, ऑर्गन सिस्टम से स्टार्ट हो जाए। तो यहां पे हम बेसिकली एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम प्लेटीहेल्मिन्थीज, ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थीज की बात करते हैं तो प्लेटीहेल्मिन्थीज फाइलम से लेकर के कहां तक? मैंने कहा मेमल्स तक। ठीक है, मेमल्स जो क्लास हैं वहां तक के पर्टिकुलर जो भी ऑर्गेनिज्म आते हैं उसमें यहां पर क्या होगा? आउटसाइड द सेल होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन हमें देखने को मिलता है। लेकिन यहां पे स्पेशल पॉइंट क्या है? एक नोट पॉइंट जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, ये नोट पॉइंट हम पहले देख लेते हैं। इस नोट पॉइंट में क्या कहा जाता है स्टूडेंट कि स्पेशली हम अगर किसकी बात करें? हाइड्रा की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? हाइड्रा की बात करते हैं। आप सभी ने हाइड्रा का नाम सुना होगा। हाइड्रा क्या है? हाइड्रा एक सिलेंट्रेट है। ये क्या है? एक फ्रेश वाटर सिलेंट्रेट है। क्या है? मैंने कहा ये फ्रेश वाटर सिलेंट्रेट है। ठीक है, अगर ये फ्रेश वाटर सिलेंट्रेट है तो इसमें हमें डाइजेशन का कौन सा कंसेप्ट लर्न करना है, जहां से जनरली बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिलता है कि एक ऐसा सिंगल स्पीसीज जो कि सिलेंड्रेटा फाइलम का मेंबर है, इसमें क्या कहते हैं? इसमें कहा जाएगा कि यहां पर न केवल इंट्रासेलुलर टाइप का डाइजेशन होता है बल्कि यहां पे एक्स्ट्रा सेलुलर टाइप का डाइजेशन भी होता है। बोथ द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन कैन बी टेक प्लेस इन द केस ऑफ हाइड्रा। यहां पर देखिए मैंने कहा यहां पर अंतः कोशिकीय पाचन भी होगा, मतलब इंट्रासेलुलर डाइजेशन भी होता है। क्या होता है? इंट्रासेलुलर डाइजेशन भी होता है। एज वेल एज बिसाइड दिस पर्टिकुलर इंट्रासेलुलर डाइजेशन यहां पे पॉसिबिलिटी क्या है? यहां पर क्या होगा? यहां पे एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी होगा। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी क्या होता है? होता है। ठीक है, तो यहां पे हाइड्रा में दोनों ही प्रकार के डाइजेशन देखने को मिलता है, इसीलिए कहते हैं हाइड्रा जो है एक फ्रेश वाटर सिलेंट्रेट है जिसमें अंतः कोशिकीय के साथ साथ बाह्य कोशिकीय भी क्या होता है? पाचन होता है। ये हमारा स्टार पॉइंट था। ठीक है, तो इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर हमने
हमने आज इस लेक्चर में क्या स्टडी किया, मैंने पहले आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में कुछ एक बेसिक कंसेप्ट प्रोवाइड किए, मैंने उन सभी चैप्टर का सीक्वेंस बताया जिसको हम आने वाले लेक्चर्स में जो है कवर करने वाले हैं। हमारा उन सभी सीक्वेंस में से जो वेरी फर्स्ट चैप्टर होता है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी वो क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम। हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को जो है स्टार्ट किया और हमने ये देखा कि ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन और जो ह्यूमन बीइंग है, हम जो भी बात करेंगे इस चैप्टर में ह्यूमन बीइंग के रिलेटेड करेंगे, ठीक है। तो मैंने कहा ह्यूमन बीइंग जो होता है विषमपोषी प्रकार का जीव है, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, हेटेरोट्रॉपिक में भी ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करता है। 5 स्टेप्स के बारे में देखा, फिर हमने टाइप्स ऑफ डाइजेशन के बारे में देखा। अब इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। उस लेक्चर में मैं आपको ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके विद द हेल्प ऑफ ए स्पेसिफिक डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हम ऑल द ऑर्गन्स, ऑल द पार्ट विच जनरली एसोसिएटेड विद दिस पर्टिकुलर डाइजेस्टिव सिस्टम उसको क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। और हम हर एक पर्टिकुलर पार्ट को क्या करेंगे, 1 बाय 1 सीक्वेंस में स्टडी करेंगे। साथ साथ एक पर्टिकुलर डायग्राम डिस्कस करूंगा, उस डायग्राम में हम हर पार्ट को लेबल करेंगे कि कौन सा पार्ट जो है वो ह्यूमन डाइजेस्टिव का जो है होता है, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में बेसिकली हम यहाँ पे नेक्स्ट कंसेप्ट में क्या करेंगे, डिस्कस ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के जो यहाँ पे ऑर्गन्स होते हैं जो कि एलिमेंट्री कैनाल के होते हैं, साथ साथ डिफरेंट टाइप के डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं, उसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय राजधानी।